ऑलराइट दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स, आपका अपना चैनल। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं बिहार गज़ट में ये सिलेबस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया हुआ है प्रीलिम्स का और मेंस का, वो अभी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक सिलेबस नहीं आपको पता होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस रास्ते पे हमें चलना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। आपको कोई कह देता है कि बिहार का हिस्ट्री पढ़ना है, तो बिहार का हिस्ट्री पढ़ना है, सही बात है, पढ़ना है। बट बिहार का इतिहास तो बहुत पुराना है और बहुत बड़ा है। कई घटनाएं हैं, कई लोग हैं इससे जुड़े हुए, बहुत, मतलब अगर आप समझिए कि पिछले 1000 साल का भी इतिहास पढ़ें तो 20,000 पन्ना पढ़ना पड़ सकता है। बट हमें बीपीएससी के लिए पढ़ना है, तो बीपीएससी ने इसीलिए अपना एक सिलेबस दिया है, डिफाइन कर दिया है कि ये सिलेबस है, आप इसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। आप पढ़ाई इसके हिसाब से कीजिए, हम क्वेश्चन इसके हिसाब से पूछेंगे। तो अगर आप इसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो सवाल का जवाब दे पाएंगे, और अगर नहीं करेंगे इसके हिसाब से पढ़ाई तो नहीं दे पाएंगे। सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए कि आपको क्यों नहीं पसंद आया। ये तो बताना आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अगर हम अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी अपने तरफ से फीडबैक देना चाहिए और देना ही होगा। तो आप फीडबैक दीजिए कि भाई क्यों आपको क्या पसंद नहीं आता है, और अगर पसंद आता है तो फिर तो खुला बाज़ार है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके तो ज़रूर कुछ ना कुछ बोलिए, है ना। और मैं इंडिविजुअली एक एक कमेंट का जवाब देता हूँ। शायद ही ऐसा कोई कमेंट होगा मेरे चैनल पे जिसको कि मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा, है ना। तो चलिए फिर इसको देखते हैं। तो हम आ जाते हैं सीधे प्रीलिम्स के सिलेबस पे। ये रहा प्री का सिलेबस आपके सामने, ठीक है। प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ बीपीएससी बेसिक्स सर्च कीजिए जाके टेलीग्राम पे, और वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ जो हम लोग डिस्कस करते हैं वहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये प्री का सिलेबस है, एक एक लाइन पढ़ते हैं आराम से, क्योंकि अगर ये क्लियर है ना तो प्रीलिम्स निकालना बहुत सहूलियत वाला काम हो जाएगा। ये क्लियर है ना तो आपको मालूम, देखिए कोई किसान होता है, हम लोग तो किसान बैकग्राउंड से ही आते हैं, हम लोग बिहार से हैं, बिहार एक कृषि प्रधान स्टेट है। तो कोई फार्मर है, ठीक है, तो फार्मर का काम क्या होता है? जो फार्मर होता है उसको अगर खेती करनी है तो कैसे खेती करेगा? रैंडमली जाएगा और बीज कहीं पे भी डाल देगा? कहीं पे भी गया, किसी भी खेत में जाके डाल दिया? नहीं। किसी भी मौसम में डाल दिया? नहीं। किसान क्या क्या देखता है? देखिए, किसान चेक करता है कि पहले किस चीज़ की खेती करनी है। तो खेती करने के लिए पहले वो देखता है कि किसान जहाँ रह रहा है या जिस भी चीज़ की खेती करनी है, मान लीजिए कि किसान को चावल उपजाना है, ठीक है, तो चावल की खेती के लिए मिट्टी कैसा होना चाहिए, सॉइल, सबसे पहले तो ये। फिर उसके लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसको पानी कितना चाहिए, ठीक बात है, उसको खाद कितना चाहिए, फर्टिलाइज़र कितना चाहिए, ठीक है। फिर उसको कुछ अलग से पेस्टिसाइड वगैरह छींटना पड़ेगा ताकि कीड़ा मकोड़ा ना लगे, ये हो गया। इसके बाद है कि लेबर मजदूर कहाँ से आएगा, काम करने वाला, ठीक है, डीजल कितना खर्च होगा, ठीक है। फिर जब हो गया, पूरा कटनी हो जाएगा धान का, तो उसको स्टोर कहाँ पे करना है, स्टोर कर लिए। स्टोर करने के बाद जब उसको मार्केट में सेल करना है तो मार्केट में किसको सेल करना है ना। या अगर फूड प्रोसेसिंग करना है, चावल से मान लीजिए चावल को पॉलिश करना है, या उसको चूड़ा बनाना है, उसका मुड़ी बनाना है, उसका ऐसा कुछ करना है। तो किसान ना इतनी सारी चीज़ों को सोचता है पहले, ठीक है। उसके बाद एक एक करके सब चीज़ के बारे में देखता है कि अच्छा मिट्टी मेरे यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है, तो कैसा है, उसमें कितना खाद डालना पड़ेगा, पानी है कि नहीं, नेचुरली बारिश हो रहा है या फिर हमको बोरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। क्लाइमेट चावल उपजाने के लिए सही है कि नहीं। अब पता चला क्लाइमेट ही नहीं सही है तो चावल कैसे उपजाएंगे, बहुत मेहनत लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कीड़ा मकोड़ा जो है वो अटैक कर देता है, ठीक है, तो उससे भी बचाना है। तो हर एक चीज़ को फरिया फरिया के, सरिया सरिया के देखता है। ये क्या है? ये सिलेबस है।
एक किसान के लिए, एक किसान के लिए ये रास्ता है, ये बताता है कि आपको ये काम सब करना होगा, हर चीज़ को आपको टिक करना होगा कि ये है, ओके 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 सब है, और हर चीज़ को समझना होगा कि सॉइल है तो सॉइल का 3 4 5 10 जो भी बात है वो समझ लिया, ठीक है। क्लाइमेट के बारे में समझ लिया कि भाई आपको अल नीनो और ला नीना के बारे में पता है कि अगले साल मानसून कैसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है या कमज़ोर होने वाला, उसी के हिसाब से फिर आप पानी और इरीगेशन का व्यवस्था तय करेंगे, ठीक है। पेस्टिसाइड्स का जरूरत पड़ेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि चावल की खेती है तो कैसे कैसे कीड़ों मकोड़े जो हैं वो अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स का आपको ज़रूरत पड़ेगा। लेबर अवेलेबल है कि नहीं, आपके पास जितना पैसा है उतने में लेबर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर आपको कर्ज लेना है तो कहाँ से लेंगे, आप उधार कहाँ से लेंगे, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिलेबस का एनालिसिस। अब वही चीज़ है कि जैसे क्लाइमेट है तो अल नीनो के बारे में अगर इनको पता है कि अल नीनो और ला नीना कुछ होता है और जिसके वजह से इंडियन मानसून पे इम्पैक्ट पड़ता है, इंडियन मानसून पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अल नीनो होता है तो बारिश कम हो जाता है, ला नीना होता है तो बारिश ज़्यादा होता है या इसका उल्टा होता है, ठीक। तो ये बातें पता है। तो ये कैसे पता है, ये पिछले साल का एक्सपीरियंस है, उसके भी पिछले साल का एक्सपीरियंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आज से 4 साल पहले क्या हुआ था, 3 साल पहले क्या हुआ था। पेस्टिसाइड्स का है तो क्या हम अपने एरिया में जहाँ चावल लगाते हैं तो वहाँ पे कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है धान के खेत पे, क्या कीड़े आते हैं, फंगस लगता है, कोई बीमारी फैलती है धान के खेत में, ठीक। ये कैसे पता चलेगा, तो हम पिछले 10 साल का हिस्ट्री एनालाइज करेंगे कि भाई किस साल क्या हुआ था। तो ये क्या है, ये PYQ एनालिसिस है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस है और ये जो कर रहे हैं ये PYQ एनालिसिस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गया होगा जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था। तो मेरा BPSC बेसिक्स का और हमारे चैनल का मोटो ही यही है कि भाई आप चीज़ों को सही तरीके से सही डायरेक्शन में लेके जाएं। रेलगाड़ी स्टेशन से निकला, डायरेक्शन सही नहीं रहेगा और पटरी से उतर जाएगा, आपको लगता है कि वो अगले स्टेशन पहुंच पाएगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा और नुकसान होगा सो अलग। तो आपको रास्ता तय करना होगा, ठीक है। और रास्ता जब आपका तय हो गया कि आपको इस रास्ते पे चलना है तो फिर आपको ये पता करना होगा कि आपसे पहले जो इस रास्ते पे चले तो उनको क्या क्या बाधाएं आई। तो रास्ता हमारा सिलेबस है और जो आप पहले के बारे में पता कर रहे हैं वो आपका PYQ है कि इसके पहले जो जो इस रास्ते पे चले हैं उसको क्या क्या मिला है, तो वो PYQ है। और ये दोनों को जब आप मिला देंगे ना भाई साहब तो सिलेबस आपका दूध है और PYQ जो है वो चावल है, कतरनी चावल, और दोनों को मिलाएंगे तो जो खीर तैयार होगा और उसमें अपने मेहनत का काजू और किशमिश डाल दीजिएगा तो भाई साहब मतलब अल्टीमेट मज़ा, ठीक है। तो इसी मोटो के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम अभी सिलेबस को थोड़ा पढ़ेंगे और देखते हैं कि सिलेबस हमसे क्या कहना चाहता है, सिलेबस हमसे बात क्या करना चाहता है। देखिए, क्वेश्चंस कवरिंग द फॉलोइंग फील्ड ऑफ नॉलेज, BPSC बोल रहा है, ना हम बोलेंगे ना आप बोलिएगा, जो भी बोलेगा ये BPSC बोलेगा, ठीक है। जनरल साइंस से सवाल आएंगे, ठीक बात है। जनरल साइंस में क्या होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। इसको फिर और फर्दर अगर तोड़ेंगे तो बायोलॉजी को तोड़ेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है ना। केमिस्ट्री को तोड़ेंगे तो और भी छोटे जो भी NCERT में सिलेबस दिया हुआ है, NCERT में पढ़ने के लिए है, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है अपने को, तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आज तक नहीं पढ़ रहे थे और शायद BPSC नहीं पूछ रहा था ये सवाल, तो इस भुलावे में मत रहिए कि नहीं पूछेगा। आप BPSC 69th का इंतज़ार कीजिए। BPSC 69th 30 सितंबर को होगा और शाम में नहीं तो अगले दिन सुबह में हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे और हम लोग ये बात करेंगे कि क्या चीज़ें बदल रही है BPSC में, और बदल रही है तो किस दिशा में बदल रही है। क्वेश्चंस कवरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग फील्ड, जनरल साइंस हो गया। करंट इवेंट, जिसके लिए बहुत मारा मारी रहती है कि करंट इवेंट करंट कहाँ से करना, ये मैगजीन कर लो, वो मैगजीन कर लो, वो मैगजीन कर लो, स्पीडी कर ले, एडिटोरिया कर ले, और भी 4-5 कर ले। कीजिए, करने के पहले समझिए कि कर क्यों रहे हैं। करंट इवेंट्स, वाई वी आर डूइंग करंट इवेंट्स। देखिए, आप SDM बनेंगे, आप DSP बनेंगे, आप सप्लाई इंस्पेक्टर बनेंगे, आप डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर बनेंगे, आप कोई भी पद पे होंगे, आपका काम क्या है, अपने दिए गए अथॉरिटी में चीज़ों को ठीक से संभालना, ठीक है।
अब मान लीजिए आपको मालूम ही नहीं है कि पिछले 6 महीना से आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा था, तो आप डिसीजन कैसे ले पाएंगे? ले पाएंगे क्या? अगर आपको मालूम ही नहीं है कि G20 का मीटिंग होने वाला, और मान लीजिए कि दिल्ली में ना हो के G20 पटना में होता, भागलपुर में होता, ठीक है, और आप वहाँ के SDM होते, आप वहाँ के DSP होते, और आपको पता ही होता कि G20 होने वाला है, तो क्या आप व्यवस्था कर पाते, बना पाते? नहीं बना पाते। आपको मालूम ही नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट में इस बार क्या स्कीम लेके आई है, और बिहार गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उससे वो क्या टैली करती है। ये बात अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप योजनाओं को कैसे इंप्लीमेंट कर पाइएगा? वृद्धा पेंशन कैसे दे पाइएगा? विधवा पेंशन कैसे दे पाइएगा? स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोग्राम चलता है, तो अगर उसमें बिहार सरकार की तरफ से कुछ किया जाता है तो आप कैसे कंपेयर कर पाइएगा कि कौन से फंड से निकाल के क्या पैसा देना है, नहीं देना है? इसके लिए आपको करंट इवेंट्स पता होना चाहिए, चाहे वो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, चाहे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो। इंटरनेशनल का एक छोटे से एग्जांपल G20 से हमने देख लिया, ब्रिक्स से आप समझ सकते हैं, ठीक है, और नेशनल इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही गए कि गवर्नमेंट का गवर्नेंस का काम है, पॉलिसी बना रहा है, गवर्नेंस कर रहा है, गवर्नमेंट सरकार कर रही है, बहुत सारा स्कीम्स लेके आ रही है, वेलफेयर स्कीम्स लेके आ रही है, नया नया लॉ लेके आ रही है, वल्नरेबल्स को, कमजोरों को, दबे हुओं को, कुचलों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, उनके लिए स्कीम्स आ रहा है। तो उस स्कीम को जब तक आप जानेंगे नहीं इन एंड आउट अच्छे से, तो आप कैसे ब्यूरोक्रेसी चला पाएंगे? इसलिए करंट इवेंट्स पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार। इतिहास पढ़ना है। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हम निकले कहाँ से हैं, हमारे पूर्वज क्या थे, कैसे थे, वो कैसे खेती करते थे, उन्होंने कैसे मशीन बनाया, कैसे टूल्स बनाया, वो लड़ाई कैसे करते थे, वो लड़ाई क्यों करते थे, किस चीज़ की कमी थी, ज़मीन की कमी थी, फसल की कमी थी, आदमी की कमी थी, किस बेसिस पे वो लड़ाई करते थे, किस चीज़ के लिए लड़ाई करते थे, क्या आज वो लड़ाई रेलिवेंट है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आज हम किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं? आज अगर इंडिया में आप देखें तो, एक सेकेंड, इंडिया का मैप अगर आप बनाए ऐसे, ठीक है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम छोटा सा साउथ इंडिया मेरे को बेसिकली बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कर्नाटक है, केरल है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। कावेरी नदी को लेके मालूम होगा आपको कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश चल रहा है झगड़ा काफ़ी दिनों से। क्यों चल रहा है भाई? नदी के पानी को लेके। तो ये बात जब तक पता नहीं रहेगा तो कर्नाटक का ब्यूरोक्रेट या तमिलनाडु का ब्यूरोक्रेट कैसे काम करेगा, है ना? तो इतिहास हमें पता होना चाहिए। अब इतिहास का मतलब ये नहीं कि एक एक लाइन, एक एक बात, इतिहास के वो मुख्य पहलू, वो मुख्य बिंदु जिससे आपको सीखने को मिलता है, जहाँ पे हमने गलतियाँ की, जहाँ पे हमने बहुत अच्छा काम किया, जहाँ पे दूसरों ने गलती की, जहाँ पे दूसरों ने अच्छा काम किया, इन सब चीज़ से हमें सीखना है कि भाई इतिहास हमें कुछ सिखा के जाए। हिस्ट्री इज द बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर, वो आपको बताएगा कि क्या करना है, ठीक है। जनरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार एंड मेजर रिवर सिस्टम। बताइए, ज्योग्राफी के लिए हाय तौबा हुआ रहता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कोई किताब उठाते हैं, बिहार समग्र उठाया और लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू। पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, आप बिहार समग्र पढ़िए, अरिहंत पढ़िए, जो किताब पढ़ना है पढ़िए, बट ये तो आपको एक लाइन पता हो ना कि पढ़ क्यों रहे हैं। ये एक पन्ना हम नहीं पढ़ते हैं, एक पन्ना भी नहीं है, आधा पन्ना है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, इसको नहीं याद करते हैं, इसको नहीं समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया आप चारों वेद पढ़ लीजिए, सारे अरण्यक पढ़ लीजिए, सारा पुराण पढ़ लीजिए, बीपीएससी निकलेगा बहुत मुश्किल है, ठीक है। जनरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार, मेजर रिवर सिस्टम, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, बट इस पे फोकस करेंगे कि ये हमारा एरिया है। जनरल ज्योग्राफी क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है। जनरल ज्योग्राफी में ओशन करंट आता है, जनरल ज्योग्राफी में आता है भाई कि अर्थक्वेक कैसे आता है, वोल्केनो क्या है, प्लेट मूवमेंट क्या होता है,
ये सब जनरल ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार क्या हो गया कि बिहार का मैप अगर आप ऐसे करके देखें और ये गंगा रिवर है, ये नॉर्थ बिहार हो गया, ये साउथ बिहार हो गया। नॉर्थ बिहार में ये इधर चंपारण वाला एरिया है, इधर किशनगंज वाला एरिया है। किशनगंज में चाय की खेती हो सकती है, चंपारण वाला एरिया में आपको यहाँ पे हरियाली मिलेगा, धान की खेती होती है। ठीक है, इधर गया वाला जो साउथ बिहार वाला एरिया है, इधर पानी का दिक्कत होता है। जमुई में सोना मिल गया है, बॉर्डर हमारा झारखंड से लगता है। माइका अभ्रक का इधर वाला एरिया में जो नवादा जमुई बांका वाला एरिया, इधर अभ्रक मिलता है, माइका मिलता है। लाइमस्टोन आपको मिलता है कैमूर रीजन में यहाँ पे। ठीक है, क्यों मिलता है? क्योंकि विंध्य रेंज का पार्ट है। तो ये सब चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़नी है। क्यों पढ़ रहे हैं? कि हमें पता तो चले कि लाइमस्टोन कहाँ है, तो लाइमस्टोन कैमूर में है। अच्छा, यानी सीमेंट इंडस्ट्री लगाना है तो कैमूर में लगाएंगे। किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न बिहार, तो यानी यहाँ पे चाय की खेती हो सकती है। तो चाय का बागान लगाना है तो किशनगंज में लगाएंगे। सोना निकला है जमुई में तो यहाँ पे सोना का माइनिंग करेंगे। जहाँ पे माइका निकला है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल का काम करेगा। गंगा रिवर यहाँ से गुजरती है, फर्टाइल लैंड है, उर्वरक प्लेन है, तो खेती कर सकते हैं, तो चावल गेहूँ सब उपजा सकते हैं, दलहन तिलहन सब कुछ। टाल वाला एरिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि टाल का एरिया होता है, तो टाल का एरिया में भाई 4 महीना 6 महीना पानी रहता है। मोकामा टाल हो गया, बड़हिया टाल हो गया। ठीक है, तो मोकामा टाल में 6 महीना पानी रहता है, वहाँ पे डूबा हुआ 4 महीना 6 महीना पानी रहता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पानी है वहाँ पे, तो खेती करने के लिए जो टाइम मिलेगा वो थोड़ा कम मिलेगा। यहाँ की मिट्टी कैसी होगी, चंपारण की तरफ मिट्टी कैसी होगी, लाल मिट्टी कहाँ पे मिलता है, बलुआ मिट्टी कहाँ पे मिलता है, पथरीली मिट्टी कहाँ पे मिलता है, खादर मिट्टी कहाँ मिलेगा, बांगर मिट्टी कहाँ मिलेगा। कोसी नदी अपना चैनल चेंज करता है। कोसी नदी अगर अपना चैनल चेंज, बिहार का कोप कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, तो बिहार का कोप है भाई, तो कोसी को क्यों बिहार का कोप कहा जाता है? गंडक को क्यों नहीं कह देते हैं? गंगा को क्यों नहीं कह देते हैं? तो कोसी अपना रास्ता बदल लेती है। क्यों बदल लेती है? गंगा क्यों नहीं बदल पाती है? पुनपुन नदी क्यों नहीं बदल लेती है? सोन नदी क्यों नहीं बदलती है? क्यूल नदी क्यों नहीं बदलती है? सिर्फ कोसी ही क्यों इस तरह से अपना कोर्स चेंज कर रही है और उससे इतना भारी नुकसान हो रहा है? ये सब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, है ना। ज्योग्राफी के मेजर रिवर सिस्टम्स में इसलिए पढ़ना है, इसको समझिए, इस बात को इसलिए पढ़ना है। और इससे हमें पता चलेगा भाई कि कोसी के एरिया में हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। अगर इतना बाढ़ आता है, चैनल चेंज करता है, मान लीजिए यहाँ पे इंडस्ट्री लगा, कोसी अभी इधर से बह रही है, इधर से बहने लगेगी, तो इंडस्ट्री तो नहीं चल पाएगा ना। तो इंडस्ट्री कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ पे चीज़ें स्टेबल होगी। तो आप देखिए कि पटना के आसपास में के एरिया में इंडस्ट्री डेवलप होता है, हाजीपुर में डेवलप हो रहा है, थोड़ा बहुत भागलपुर में है। तो ये चीज़ें हमें समझ आएंगी ज्योग्राफी पढ़ने से। इसलिए नहीं रट रहे हैं कि रटना है, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको आगे अप्लाई करना है। आप कोई रट्टू तोता आपको नहीं बनना है भाई, आपको पढ़ना है, समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी पढ़ना है। मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। बिहार की इकोनॉमी में एक तो इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। तो क्या है हमारा पॉलिटी? हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों से फिर आज़ादी मिली, आज़ादी का जो लड़ाई है वो इतिहास में पढ़ेंगे। आज़ादी की लड़ाई में जब हमको जीत मिल गई, हम आज़ाद हो गए, तो आज़ाद होने के बाद हमने अपने लिए संविधान बनाया। उसके लिए पहले संविधान सभा बनाया था, फिर संविधान बनाया। संविधान में बहुत सारा प्रोविज़न है। संविधान का प्रियम्बल है, संविधान में फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, यूनियन एंड स्टेट कैसे काम करेगा, क्या कोऑपरेशन करेगा, ये चीज़ें हैं। तो अगर ये नहीं पता है पॉलिटी के बारे में, अगर आपको अपना फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार नहीं पता है, तो जब आपको कोई परेशान करेगा और आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो कैसे कंप्लेन लॉन्च करेंगे? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं और आपको नहीं मालूम है कि फंडामेंटल राइट है किसी सिटीजन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको मिला हुआ है, और आप अधिकारी हो जाके बोलेंगे चुप, हम लाल बत्ती में आए, मेरे सामने तुम नहीं बोल सकते हो, तो आप अधिकारी बन पाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। इसलिए इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी क्यों पढ़ना है? भैया हमको पता ही नहीं रहेगा कि मेरे पिताजी क्या कमाते थे, कैसे कमाते थे, दादाजी कैसे कमाते थे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो उसी तरह देश के बारे में बात है कि देश का पैसा कहाँ से आता था, देश के पास क्या रिसोर्सेस है, हम क्या इंडस्ट्री लगाए हैं, हम क्या एग्रीकल्चर करते हैं, कैसे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यही नहीं पता रहेगा। हम कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, निर्यात करते हैं,
हमारा जो अकाउंट है, हम जो बेचते हैं और खरीदते हैं, तो कुछ फायदा होता होगा, कुछ खरीदने में फिर अपना पैसा खर्च होता होगा। तो ये जिस बही खाता में लिखते हैं, उस बही खाता का क्या मतलब है, कैसे किया जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे बनाते हैं, हम इस पूरे एक साल में क्या खर्च करेंगे, किस सेक्टर में खर्च करेंगे। घर में हम लोग प्लानिंग बनाते हैं ना कि एक मोटरसाइकिल लेंगे, घर को 2 तल्ला कर देंगे, एक गाय खरीदना है ताकि दूध पी सके अपने घर पे, और कुछ पैसा बैंक में रख देना है, एक इंश्योरेंस करा लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि बीमार पड़े तो थोड़ा फ्री में सब्सिडाइज रेट में इलाज हो जाए। ये सब प्लानिंग करते हैं। तो देश के लेवल पे भी तो यही प्लानिंग चलेगा ना कि देश के पास पैसा तो लिमिटेड है, तो किधर खर्च करना है। सोशल वेलफेयर में करना है, रोड बनाना है, इंडस्ट्री लगाना है, एम्स खोलना है, आईआईटी खोलना है, पैसा बिहार को ज़्यादा देना है या झारखंड को देना है, ये सब तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। डिजिटल इंडिया मिशन लेके आना है या फिर अभी कोई और मिशन लेके आना है, स्वच्छ भारत मिशन चलाना है कि नहीं चलाना है, एलपीजी पे सब्सिडी देना है कि नहीं देना है, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी किसान को देना है कि नहीं देना है। ये सब कहाँ से डिसाइड होगा, जब आप इकॉनमी पढ़ेंगे तब। और चूंकि हम बिहार के हैं, बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो बिहार का इकॉनमी और उसमें जो मेजर चेंजेज आया पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, वो पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से दिया गया है, हिस्ट्री यहाँ देखिए लिखा गया, और उसके बावजूद इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से दिया गया। इसका मतलब आप समझ जाइए कि हिस्ट्री तो पढ़ना है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ था उसको अच्छे से अलग से पढ़ना है। तो क्यों नहीं इसको हम स्पेक्ट्रम से पढ़ लें, क्यों नहीं इसको हम बिपिन चंद्रा से पढ़ लें, हम क्यों बिहार समग्र से इसको कवर करेंगे। उसमें तो कवर्ड भी नहीं है ये। और उसमें बिहार का जो रोल रहा कि हमारे देश में जो चल रहा था उसमें हमने क्या रोल प्ले किया, हमारे नेताओं ने, हमारे लीडर्स ने, हमारी जनता ने, हमारी कौम ने क्या रोल प्ले किया। और इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, जोड़ घटाओ, हिसाब किताब, कौन कितना दौड़ा, कौन किस डायरेक्शन में गया, इतना पैसा इतना दिन के लिए जमा करेंगे तो कितना ब्याज मिलेगा। ये एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट के लिए ज़रूरी है कि भाई आपको कम से इतना जोड़ घटाव गुना भागा तो करना आना चाहिए। ठीक है। और वही चीज़ें जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ कि जनरल साइंस में क्या है, विल कवर जनरल अप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। एवरीडे ऑब्जर्वेशन, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, एवरीडे ऑब्जर्वेशन। आप जो ऑब्जर्व करते हैं, आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, जितना भी साइंस का वीडियो बनाया गया है इस चैनल पे जो डाला गया है, आप देखिए बार बार यही बात किया जाता है, एनसीईआरटी पढ़ना है बट स्कूल जैसा नहीं पढ़ना है। आपको सीखना है कि एप्लीकेशन क्या होता है किसी भी चीज़ का, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। अगर कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट हमको केमिस्ट्री थोड़े पढ़ना है यार, केमिस्ट्री में पीएचडी थोड़े करना है। कॉपर सल्फेट का हमारे लाइफ में क्या यूज़ है, हम कैसे उसको यूज़ करेंगे। नीला थोथा सिर्फ रट लेने से थोड़े हो जाएगा कि नीला थोथा बोलते हैं, नीला थोथा कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट बोलते हैं, बस नहीं, नो। इसका मेडिसिनल यूज़ है, इसका इंडस्ट्री में यूज़ है, ये हमें पता होना चाहिए। पंखा चलता है, पंखा का सवाल बीपीएससी 68 में आया कि पंखा चलता है तो हमें कूल क्यों फील होता है। जाइए आप देखिए कितना अच्छे से इसको डिस्कस किया गया है साइंस के वीडियो में। एप्लीकेशन है कि भाई पंखा चल रहा है आपको क्यों ठंडा लग रहा है, एसी चलता है तो ठंडा क्यों लगता है, कूलर चलता है तो ठंडा क्यों लगता है। क्या तीनों सेम प्रोसेस में काम कर रहा है या अलग अलग प्रोसेस में काम कर रहा है। ये कूलर है, ये एसी है, ये फैन है। तो एवरीडे ऑब्जर्वेशन, आपके आसपास जो दिखता है वो ऑब्जर्व करना आपको, और उससे सवाल पूछा जाएगा। अब अगर आदित्य एलेवन पे सवाल आ जाए, आप बोलिए अगर यार ये तो ज़्यादा डीप में घुस के पूछ दिया, 15 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है, उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। वो ऑब्जर्वेशन है कि भाई हमको साइंटिस्ट नहीं बनना, हमको इसरो में जाना नहीं है, इसरो ने जो काम किया बस उसको समझना है अच्छे से कि क्यों किया, कैसे किया, बस ये है जनरल साइंस। एवरीडे ऑब्जर्वेशन, आदित्य एलेवन का हमारे लाइफ में क्या इंपैक्ट है, हमको क्या उससे फायदा होगा, एज मे बी एक्सपेक्टेड बाय अ वेल एजुकेटेड पर्सन who has not made a special study of any scientific discipline। कोई स्पेशल स्टडी नहीं चाहिए, बस वेल एजुकेटेड पर्सन आपको होना चाहिए। और वेल एजुकेटेड का मतलब क्या होता है, लूसेंट रटना वेल एजुकेटेड नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, और शिक्षा का मतलब होता है सोचने की शक्ति, और सोचने की शक्ति होगी तो आप ऑब्जर्व करेंगे, और जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, और जो एक्सपीरियंस होगा वही बीपीएससी का क्वेश्चन होगा।
इसको आप सही करेंगे तो प्री क्वालिफाई करेंगे और मेंस लिखने का मौका मिलेगा। हिस्ट्री में क्या पूछा? एम्फेसिस विल बी ऑन ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट इन इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। जो इतिहास है, किसी टाइम का आप बात कर लीजिए, 1500 ईस्वी का बात कीजिए, तो उस समय समाज रहा होगा, तो सोशल एस्पेक्ट क्या है वो जानना है हमको। उस समय लोग काम करते होंगे, धंधा करते होंगे, पैसे कमाते होंगे, एग्रीकल्चर करते होंगे, इंडस्ट्री डेवलप करते होंगे, तो उस समय का इकोनॉमी हमको जानना है। और उस समय का पॉलिटी क्या था, क्या आज के जैसा था, अलग था, डेमोक्रेसी था, ऑटोक्रेसी था, राजशाही था, क्या था, ये पॉलिटी हमें जानना है। तो इसलिए पूछ दिया जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है, फाइनेंस कमीशन क्या है, क्योंकि कल को आज से रिलेट करना है आपको। तो इसलिए हिस्ट्री को इस हिसाब से पढ़ना है। जब पढ़िए तो समझिए कि शेरशाह सूरी ने ये किया, क्या इम्पैक्ट पड़ा। जो भी राजा आ रहा है, जो भी रूलर आ रहा है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों कर रहा है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म क्यों कर रहा है, लैंड को क्यों मेजर कर रहा है, क्या जरूरत है उसको, वो तो राजा आदमी है, सिंहासन पे बैठेगा, ऑर्डर देगा, क्यों लैंड मेजर कर रहा है, क्यों नया मशीन लेके आ रहा है। अगर मीर कासिम अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहा है मुर्शिदाबाद से मुंगेर, तो क्यों कर रहा है। दस्तक जो पास बनाया जाता था उससे मीर कासिम को दिक्कत है, तो क्यों दिक्कत है, क्या नुकसान है इसको। आखिरकार ये तो अंग्रेज का ही बनाया हुआ नवाब था ना, तो इसको अंग्रेज से क्यों दिक्कत हुआ दस्तक को लेके। इस एंगल से सोचना है इसको, ठीक है। The candidates are expected to be familiar with broad aspect of history of Bihar. Broad aspect of history of Bihar. राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, नागार्जुना, राहुल संकृतायन, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु, श्री कृष्ण सिंह, A.N. सिन्हा, राम मनोहर लोहिया, बिहार में उन्होंने उनका भी योगदान रहा था, आजाद दस्ता में भी वो रहे थे, कर्पूरी ठाकुर। तो आपको बिहार का जनरल हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, और एंशिएंट भी। ये समझ लीजिए पहले, इसको समझने के बाद जाइए, आपको जिससे पढ़ना है, जो भी पढ़ना पढ़िए, बट ये पहले समझ लीजिए, तब आपको रास्ता मिल जाएगा कि ओके इस रोड पे चलना है। अब जिस गाड़ी में बैठ के चलना है उस गाड़ी में बैठ के चलिए, बस में जाना है बस में जाइए, अपनी गाड़ी में जाना अपनी गाड़ी में जाइए, पैदल जाना है पैदल जाइए। पहले रास्ता तो पता कर लीजिए किस रोड पे चलना है, और रास्ता क्या है, सिलेबस। ज्योग्राफी क्या है, इंडिया का ज्योग्राफी, बिहार का ज्योग्राफी, वही ज्योग्राफी में हमने बात किया। और ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ नदी नाला पहाड़ पर्वत नहीं होता है, ज्योग्राफी का मतलब सेंसस भी होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। इसलिए सेंसस से सवाल आता है कि भाई हमारा पॉपुलेशन कितना है, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जिला में है, सबसे कम किस जिला में है। तभी तो हम आगे कोई पॉलिसी बना पाएंगे, जो सरकार पॉलिसी बनाएगी उसको इम्प्लीमेंट करा पाएंगे कि भाई इस शहर में घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, शिवहर में अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पटना में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के पहले हमें सोचना पड़ेगा कि सड़क बनाना है, ओवरब्रिज बनाना है, तो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो कैसे मैनेज किया जाए उसको। ये हमें ह्यूमन ज्योग्राफी सेंसस से समझ में आता है। ये चीज़ें हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, तीनों पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इंडियन एग्रीकल्चर का फीचर्स पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना है। इसलिए पूछा जाता है कि कोयला कहाँ है, सोना कहाँ है, टिन कहाँ है, अभ्रक कहाँ है, जस्ता कहाँ है, पारा कहाँ है, यूरेनियम कहाँ है। इंडियन एग्रीकल्चर नहीं पढ़ेंगे, हमारे जीडीपी में 14% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन है। बिहार में तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन और भी ज़्यादा है, और बिहार एक कृषि प्रधान देश है, बिहार में फर्टाइल लैंड है। तो क्या एग्रीकल्चर के बारे में इन एंड आउट नहीं पता होना चाहिए कि राइस का खेती, चावल का खेती हो रहा है तो क्या क्या कंपोनेंट है, वीट का खेती हो रहा है तो क्या कंपोनेंट है, और अगर हमको चाय का खेती करना है, बागानी करना है, तो क्या क्या इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर से ही तो समझ में आएगा। मॉनसून का क्या रोल है, इरिगेशन का व्यवस्था करना है कि नहीं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आया है वो कैसे करना है, प्रधानमंत्री जो किसान योजना आया है 6,000 रुपया दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर से ही तो रिलेटेड है ना। कि एग्रीकल्चर से इतना पैसा नहीं आता है कि किसान अपने आप को सस्टेन कर पाए, तो 6,000 का स्कीम लेके आ गया। एग्रीकल्चर पे सब्सिडी देते हैं, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देते हैं, ये सब तो एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। नेचुरल रिसोर्स जहाँ होगा वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा, तो नेचुरल रिसोर्स के बारे में भी जानना है। जहाँ पे कोयला होगा, जहाँ पे लोहा होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा। आयरन ओर जहाँ पे मिलेगा, तो देखिए पूरा झारखंड में आपको इंडस्ट्री मिलेगा।
इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, यूनियन है, यूनिटरी सिस्टम है, क्या ये पढ़ना पड़ेगा। आप चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में टसल देखते हैं, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में टसल हो रहा है, या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में टसल हो रहा है। ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ये ठीक है, बट इसके पीछे बेस में क्या है, किस बेसिस पे इनके बीच में टसल हो रहा है। सीएम एक राज्य का और पीएम सारे राज्यों से बड़ा देश, सारे राज्यों को मिला के, और उनसे उनके बारे में सीएम क्रिटिसाइज कर पाते हैं। तो आखिर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से बनाया गया कि इतनी छूट, इतनी आज़ादी है। तब आप पढ़ेंगे कि अच्छा, शेड्यूल 7 नाम का कोई चीज़ है जिसमें यूनियन लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है, और एक कंकरेंट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट लॉ बना पाता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बना सकता है। पूरे देश के अंदर स्टेट को अपना ऑटोनॉमी मिला हुआ है। तो ये चीज है, समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल सिस्टम समझ के, पंचायती राज है, 3 टियर सिस्टम है हमारे यहाँ, यूनियन है ऊपर में, फिर स्टेट है, फिर नीचे पंचायती राज है। तो इन दोनों का खूब चर्चा होता है, इसका चर्चा नहीं होता, सिर्फ चुनाव के समय चर्चा होता है, मुखिया और ये सरपंच बनने के लिए। इसका क्या रोल है हमारे समाज में? ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से था या अमेंडमेंट करके ऐड किया गया? अमेंडमेंट किया गया तो अमेंडमेंट करने के लिए किसी ने रिकमेंड किया होगा, कोई कमिटी बना होगा अलग अलग, क्या सोच के किया गया था? क्या नेशनल मूवमेंट के समय भी इसके बारे में बातचीत हुई थी? क्या ब्रिटिश के समय पे भी पंचायती राज टाइप का या अर्बन लोकल बॉडी टाइप का कोई चीज़ था? तो किस वायसराय के टाइम पे था, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे था? इसमें क्या प्रॉब्लम है, महिलाओं को कितना आरक्षण है, ये सब सवाल क्यों है कि पंचायती राज करके हम पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। पहले यूनियन से स्टेट के पास पावर आया, अब स्टेट को देना है पंचायती राज को, बट स्टेट दे नहीं रही है, तो यहाँ पे पावर है नहीं, तो लोकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है। ये समझना है, सिर्फ प्री थोड़े निकालना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 92, 93 ये वो रट लिए, मेंस भी तो निकालना है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। कहाँ से समझ में आएगा? सिलेबस से। कम्युनिटी डेवलपमेंट, देखिए डायरेक्ट सवाल आता है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्लानिंग, क्यों प्लान करते हैं किसी भी चीज़ को? अभी आपके पास प्रीलिम्स के लिए जो भी 69 देंगे, 20 दिन बचा हुआ है, तो 20 दिन टाइम कम है, तो कम टाइम है तो प्लानिंग करेंगे भाई, कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको पहले पढ़ेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में पढ़ेंगे। तो क्या देश प्लानिंग नहीं करेगा? देश के पास पैसा कम है, रिसोर्स कम है, आदमी ज़्यादा है खाना खिलाने के लिए, तो प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए प्लानिंग हुआ, इसलिए प्लानिंग कमीशन आया, जो कि 2015 में ख़त्म किया गया, और इसके जगह नीति आयोग आया है। तो अगर प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ तो पहले तो प्लानिंग क्यों था? इंपॉर्टेंट प्लान्स थोड़ा सा पढ़ लेना है, फिर प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ लेना है, फिर इसको जो रिप्लेस किया इसके बारे में जानना चाहिए, फिर ये जो रिपोर्ट लेके आती है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। इतना तो सिंपल है, बस खाली सोचना है इस तरह से, और इस तरह से पढ़ना है, तो आपको मटीरियल कंटेंट सब कम हो जाएगा और सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से पढ़ना है भाई, तो पढ़ना है तो पढ़ना है। कैसे नेशनलिज्म ग्रो किया, इंडिपेंडेंस कैसे मिला, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, बिहार का रोल क्या रहा। इस तरह से सिलेबस को डिकोड करना। अगर आप सिलेबस को डिकोड नहीं करेंगे तो फिर हाथ पैर मारते रह जाएंगे। देखिए, समंदर है, बीपीएससी या यूपीएससी समंदर है, तो किसी समंदर में कूदने के पहले उस समंदर की गहराई के बारे में कुछ तो आइडिया ले लें, या ऐसे ही कूद जाएंगे। पहले गहराई पता हो, फिर हम तैरना सीख लें, फिर थोड़ा तैरने का प्रैक्टिस कर लें, तब ना जाके इसमें कूदेंगे। पता चला कि ना तैरना आ रहा, ना गहराई के बारे में पता है, और सीधे गए नाव में बैठ गए कि नहीं नहीं हमको तो बहुत बड़ा तैराक बनना है, छपाक से कूद गए, तो क्या होगा? शार्क मछली आएगा और खा जाएगा, घड़ियाल आएगा खा जाएगा। तो आज वही हो रहा है। आप एग्ज़ाम की तैयारी के नाम पे कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं और डायरेक्ट कूद जाते हैं, और हर कोई मैक्सिमम एस्पिरेंट, मैक्सिमम कैंडिडेट, तो कोई शार्क बन के आके खा जाता है एस्पिरेंट को। 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी पैसा लेना है ले लिया, 5 साल तैयारी करो, 7 साल तैयारी करो, 10 साल तैयारी करो, और 10 साल में अगर 1 लाख रुपया भी खर्च कर रहे हैं तो 10 साल में 10 लाख रुपया खर्च कीजिए, और ये 10 लाख कहाँ जाता है? शार्क के पेट में जाता है। आपको क्या मिलता है आप जाने। ये एक छोटा सा पन्ना है, आधे पन्ने में लिखा हुआ है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं। इसको पढ़िए, चिपका लीजिए दिमाग पे,
और इसको अभी हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। मेंस के सिलेबस को भी इसी तरह से डिस्कस करेंगे, डिकोड करेंगे। कहीं कोई समझने में कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए। अपना bpscbasics@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, bpscbasics@gmail.com, उस पर जाके आप मेल कर सकते हैं। वी विल कनेक्ट टू यू, बट फर्स्ट यू विल हैव टू डू दीज थिंग्स। आपको इसको समझना होगा, तो इसको समझिए। आई होप कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा मोटो है, वो उस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। तो आज का बस यही था, सिलेबस को डिकोड करना था, थोड़ा इस पर डिस्कस करना था। चैनल आपका अपना है, अच्छी चीज़ है, सब तक पहुँचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने तक छुपा के रखिए कि अरे सामने वाला जान जाएगा तो फिर तो भाई उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जो तालाब ठहरा हुआ होता है उसका पानी सड़ जाता है, लेकिन नदी बहते रहती है और इसलिए बह रही है हजारों सालों से, लाखों सालों से। तो तालाब नहीं बनना है, नदी बनना है। जितना शेयर कीजिएगा, जितना केयर कीजिएगा, उतना ही आपका भी भला होगा। तो अपने दोस्तों के साथ, बाकी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और खूब पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, किसी बात का टेंशन मत लीजिए और चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझने और सोचने की कोशिश कीजिए बस। थैंक यू वेरी मच।